आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं। इन्हें कहते हैं ट्रेमर्स, यानी ऐसे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जिनके ऊपर एक व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता। ये अपने आप से आते हैं। कई बार इसमें सिर की नॉडिंग के अलावा हाथ पैर भी कांपते हैं। कभी कभार वो कुछ सामान पकड़ेगा तो वो थोड़ा तो हिलेगा, बट इतना नहीं कि उससे सामान गिर जाए। कभी कभी ऐसा होता है। या कभी कभार ट्रेमर्स इतने सिवियर होते हैं कि एक व्यक्ति को कुछ भी अपने मुंह के पास तक भी लाना भारी पड़ जाता है। व्यक्ति अगर चाहे अपने आप से पानी पीना एक गिलास उठाकर, तो वो भी नहीं कर सकता। या अगर वो चलना चाहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो जाना चाहता है, तो वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी बॉडी इतना शेक कर रही होगी कि उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। उसका कोई भी काम करना दूभर हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी इतना शेक करेगी कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। इसका कई बार तो असर किसी व्यक्ति के बोलने पर भी पड़ता है, क्योंकि जब सिर हिल रहा है बार बार तो उसको बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको ठीक से बोलने में तकलीफ जाएगी। अब ये ट्रेमर्स आते क्यों हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे इन्हें ठीक किया जा सकता है, तो इन्हीं सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। आपने क्योंकि आज तक सिर्फ पार्किंसन के बारे में सुना होगा कि पार्किंसन जैसी डिजीज में ट्रेमर्स आते हैं, बॉडी शेक करती है, पर केवल पार्किंसन ही ऐसी बीमारी नहीं है जिसके अंदर ये ट्रेमर्स आते हैं। कई और वजह भी होती हैं, तो वीडियो ध्यान से अंत तक देखिए। बहुत काम का होने वाला और इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा। वैसे तो ट्रेमर्स कई प्रकार के हो सकते हैं। एसेंशियल ट्रेमर्स हो सकते हैं, डिस्टोनिक ट्रेमर्स हो सकते हैं, ऑर्थोस्टैटिक ट्रेमर्स हो सकते हैं, पार्किंसोनियन ट्रेमर्स हो सकते हैं, सेरिबेलर ट्रेमर्स हो सकते हैं, फंक्शनल ट्रेमर्स हो सकते हैं, डायग्नोस्टिक ट्रेमर्स हो सकते हैं। पर यहाँ हम इन जनरल बात करेंगे ट्रेमर्स यानी शेकिंग क्यों होती है। तो इसकी सबसे पहली जो वजह है वो होती है एंग्जाइटी। अर्थात जब एक व्यक्ति को एंग्जाइटी होती है, नर्वसनेस होती है या गुस्सा आता है, तब उसे ये ट्रेमर्स आने शुरू होते हैं। अब ये क्यों आते हैं, तो उसकी एक वजह है कि कोर्टिसोल और एड्रेनलिन, इन दोनों ही हार्मोन्स का सिक्रीशन बॉडी में होता है और मसल्स कंफ्यूज हो जाती है कि उन्हें रिलैक्स होना है या एक्टिवेट होना है। इस चक्कर में शेकिंग शुरू हो जाती है। वो टाइट होती है, रिलैक्स होती है, टाइट होती है, और शेकिंग का मूवमेंट आपको दिखता है। ये ट्रेमर्स आमतौर पर कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक लास्ट कर सकते हैं। आमतौर पर जैसे ही व्यक्ति शांत हो जाता है, काम डाउन हो जाता है, तो ये ट्रेमर्स बंद हो जाते हैं। जो अगली वजह ट्रेमर्स की हो सकती है वो है इंजरी। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, वो कहीं जोर से गिर गया, स्पाइन में इंजरी आ गई, खासकर नेक में इंजरी हो गई, या सर में इंजरी आ गई। अच्छा, सर में इंजरी आने की वजह से क्या होगा, नर्व्स का जो कंट्रोल है, जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, वो इफेक्ट हो जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं सेरिबेलर ट्रेमर्स। ये आ सकते हैं हेड इंजरी की वजह से या स्ट्रोक की वजह से। जब किसी व्यक्ति को स्ट्रोक आता है, ब्रेन में हैमरेज होता है, तब ब्रेन की फंक्शनिंग गड़बड़ाती है, ब्लड लीकेज होता है, और जो नर्व्स हैं वो ठीक से काम नहीं करती, ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता, तब भी ये ट्रेमर्स आते हैं। या किसी को सर्वाइकल इंजरी होगी तब ऐसा हो सकता है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है, पैरों के ट्रेमर्स के लिए रीजन। इस प्रकार से ये रीजन है कि एक व्यक्ति को ट्रेमर्स आ सकते हैं, क्योंकि जब भी नर्व कंप्रेस होगी तो जाहिर सी बात है जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट नहीं होगा, चाहे सेंसरी हो या मोटर हो, दोनों ही सिग्नल अफेक्ट हो सकते हैं। ब्रेन में जब ये चीज़ प्रोसेस ही नहीं हो पाएंगी या एंड रिजल्ट मसल को मिल ही नहीं पाएगा, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या बिहेव करना है। जब यही नहीं पता कि क्या बिहेव करना है मसल को, उस कंफ्यूजन में ट्रेमर्स आने शुरू हो जाते हैं। बहुत रेयर केसेस में ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, कोई जीन में म्यूटेशन है, इस वजह से भी ट्रेमर्स आ सकते हैं। ये आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, परसेंटेज काफ़ी कम है, बट हाँ ऐसा हो सकता है, देखा गया है भूतकाल में पहले कुछ केसेस में। आशा करता हूँ यहाँ तक कि आपको बात समझ आई होगी कि ये ट्रेमर्स क्यों आते हैं, किन टाइप्स के हो सकते हैं। अगर थोड़ा भी समझ आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम के लेवल्स में फ्लक्चुएशन आता है, तब भी ट्रेमर्स आ सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो ट्रेस मिनरल्स हैं, ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर इनके लेवल्स थोड़े भी गड़बड़ाते हैं तो बहुत तक संभव है कि आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग है, वो ऑल्टर कर दे। अब रहा सवाल सिम्टम्स का, तो इसमें बहुत तक संभव है कि सबसे पहले हल्के फुल्के रिदमिक ट्रेमर्स शुरू हो आपके हाथों में, फिर धीमे धीमे ये बढ़ते चले जाएं और बढ़ते बढ़ते आपके पैरों में भी आने लगे। उसके बाद आपके चेहरे को अर्थात बोलने के अंदाज को भी अफेक्ट करेंगे, आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे, आपका हकलाना शुरू हो जाएगा और अंत में आपकी जो ब्रीदिंग मसल्स हैं उनको भी अफेक्ट कर लेंगे, अर्थात इससे आपकी ब्रीदिंग भी अफेक्ट हो जाएगी। इसीलिए कई बार ये ट्रेमर्स बड़े फेटल से हो जाते हैं, व्यक्ति की जान पर भी बन सकती है। इसीलिए बड़ा कॉशन रखना चाहिए कि हल्के फुल्के ट्रेमर्स को नजरअंदाज ना करें, उन्हें ऑब्जर्व करें, वॉच करें कि अगर बढ़ रहे हैं एक सीमा से अधिक तो तत्काल में किसी फिजिशियन को, न्यूरो फिजिशियन को अवश्य दिखाएं। नेक्स्ट आता है कि हल्के फुल्के मूवमेंट पे तो कोई बात नहीं, बट जैसे ही आप कोई तेज मूवमेंट करने का प्रयास करते हैं तब ये ट्रेमर्स एकदम से बॉडी को अफेक्ट करते हैं, एकदम से आ जाते हैं और आप वो काम नहीं कर पाते। सपोज आपका हाथ ऐसे चल रहा है तो ठीक है, मान लीजिए आप जल्दी गए किसी चीज को रीच आउट करने के लिए, तब ये एकदम से बढ़ जाएंगे ट्रेमर्स और आप वो काम पूरा कर ही नहीं पाएंगे जो आप चाह रहे हैं करना। तो ये एक सिम्टम दिखता है जब ट्रेमर से कोई व्यक्ति अफेक्ट होता है। जैसा हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि पहले आपको ये मूवमेंट देख सकते हैं इस प्रकार के, यस यस नो नो, ये शुरुआत होती है। इसके बाद ये बढ़ते 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 तेज हो सकते हैं, हाथ ऐसे कांप सकते हैं, पैरों का मूवमेंट बढ़ सकता है, आपकी आवाज़ भी कांपने लग सकती है। तो ये चीज़ें आ सकती हैं। और अगर आपकी बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स कम हो रहा है, विटामिन B3, B6, B12, B1, तो भी आपको ट्रेमर्स आ सकते हैं। ये साइन हो सकते हैं, सिम्टम हो सकते हैं। आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो रहा है, पोटेशियम कम हो रहा है, तो भी आपको ट्रेमर्स आ सकते हैं। ये सिम्टम्स हैं। अगर आपके ब्लड टेस्ट में ये दिख रहा है कि ये विटामिन कम हो रहे हैं, मिनरल्स कम हो रहे हैं, इसकी वजह से भी ट्रेमर्स आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर लेवल्स कम हैं तो वॉच करिएगा कि कहीं आपकी बॉडी में शेकिंग मूवमेंट तो नहीं आ रहा है। सिम्टम समझ आ गए? कोई क्वेरी अगर है तो कमेंट करिए। अब सबसे पहले बात आती है डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हिस्ट्री। पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, उससे मालूम किया जाता है कि क्या ये जेनेटिक रहा है किसी पेशेंट को या हेरिडिटरी रहा है, नहीं तो उसे कोई और समस्या तो नहीं है। फिर एग्जामिनेशन किया जाता है उस व्यक्ति के मसल्स का, टेंडन की मसल की टोन का, कि कहीं टाइटनेस तो नहीं है, कहीं ज़्यादा ही रिलैक्स तो नहीं है मसल, कैसी टोन है मसल की, टेंडन कैसे हैं, नेचर ऑफ मसल क्या है, ये एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बैलेंस कोऑर्डिनेशन का एग्जामिनेशन किया जाता है, बैलेंस ठीक है कि नहीं है, उसका कोऑर्डिनेशन ठीक है कि नहीं है, सारे काम वो अपने एडीएल ठीक से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। व्यक्ति का पोस्चर चेक किया जाता है कि पोस्चर किस प्रकार का, क्या व्यक्ति ठीक से बैठ पा रहा है या अनईजीनेस उसे बैठने में लग रही है या उसमें भी उसको ट्रेमर्स आ रहे हैं, बॉडी शेक कर रही है। और अंततः व्यक्ति को चलवा के देखा जाता है कि व्यक्ति चल कैसे रहा है, उसका गेट पैटर्न जिसे हम कहते हैं वो कैसा है, हाउ इज द पर्सन वॉकिंग। इसके बाद व्यक्ति से कुछ एक्टिविटीज करवा के देखी जाती हैं, जैसे कि एक ग्लास ऑफ वाटर उठा के पानी पीना, कुछ लिखना, पढ़ना, क्या वो ये सारे काम कर पा रहा है या नहीं। आशा करते हैं सब समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे करके कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आप इसे क्योर कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इसमें कुछ प्रकार की मेडिसिन का यूज होता है। एक सेट ऑफ मेडिसिन होती है बीटा ब्लॉकर। आमतौर पे ये हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, बट कई बार इनका यूज किया जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के द्वारा ट्रेमर्स को या व्यक्ति को काम डाउन करने के लिए। उनका थोड़ा बीपी को लोअर करने से, हार्ट रेट को थोड़ा काम डाउन करने से भी ट्रेमर्स कम होते हैं, क्योंकि वो एंग्जाइटी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे उनके ट्रेमर्स में फर्क आता है, वो ठीक हो सकते हैं। हाँ, इनके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे व्यक्ति को फटीग हो सकता है, लाइट हेडेडनेस मालूम पड़ सकती है, थोड़ा सर चकरा सकता है। तो कभी कभार ये साइड इफेक्ट्स भी इनके आते हैं। नेक्स्ट एंटी सीजर मेडिसिन होती हैं, जैसे गाबापेंटिन होती है, प्रेडनिलिन होती है, ये मेडिसिन भी दी जाती हैं। अच्छा, ये मेडिसिन दी उन्हें जाती हैं जो व्यक्ति बीटा ब्लॉकर्स को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उन्हें ये एंटी सीजर मेडिसिन दी जाती है। इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, थोड़ा पेशेंट को ड्राउजीनेस आती है,
उसे थोड़ी सी बेहोशी सी छाई रहेगी, नींद सी आएगी, वो सोता रह सकता है लंबे समय तक के लिए। ट्रैंकुलाइजर जैसे बेंजोडाइजेपिन्स हो सकती हैं, उस पेशेंट को दी जाती हैं जिसको बहुत ज़्यादा ट्रेमर्स आते हैं या जिस पे और दवाइयाँ असर नहीं कर रही होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेवी ड्रग्स होते हैं, हर एक को नहीं दिए जा सकते, इसलिए बहुत सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को ये दिए जाते हैं। इसके साथ साथ व्यक्ति को डाइट अच्छी रखनी चाहिए जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन आते हैं। इसके लिए आप हरी सब्जियां खा सकते हैं, फलों का सेवन कर सकते हैं, अपनी डाइट अच्छी रख सकते हैं, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है इन जनरल भी। कौन से हैं ये वाला वीडियो जाकर देखिए, इसका लिंक हमने आई कार्ड में ड्रॉप कर रहा है ये वीडियो फिनिश करने के बाद में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है इस तरह के ट्रेमर्स को ट्रीट करने में, क्योंकि बात आती है मांसपेशियों की, मसल्स की, लिगामेंट की, बात आती है नर्व्स की, नर्वस कंट्रोल की, ये सभी कुछ ही करने में, लाने में बहुत बड़ा रोल होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट का। इसलिए ये अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट आता है व्यक्ति की एक्टिविटीज को स्लो करना। इसके साथ में आता है लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज। कोई भी एक्सरसाइज आप अगर व्यक्ति को करवा रहे हैं तो ये आवश्यक नहीं कि आप भारी वजन से कराएं, आप हल्का वेट दे दें उस व्यक्ति को और फिर वो एक्सरसाइज परफॉर्म कराएं। उसके रेपिटेशन ज़्यादा हो सकते हैं बट स्पीड कम रहेगी। ऐसे ही अगर व्यक्ति साइकिल चला रहा है तो आप उसे साइकिल चलवाइए, मगर क्या धीमी स्पीड से। ब्रीदिंग के लेवल पर आप क्या कर सकते हैं, व्यक्ति को स्लो और डीप ब्रीदिंग कराइए। फास्ट ब्रीदिंग करने की कोशिश करेंगे तो वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, मसल्स भी एकदम स्पैज़म में जा सकती हैं, ब्रीदिंग बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो जाएगी। डीप ब्रीदिंग कराइए, जितनी लंबी गहरी सांस वो ले सके कोशिश करिए, उसे प्राणायाम करवाइए। प्राणायाम इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। ये ऐसी रिदमिक एक्सरसाइजेज हैं जो कहीं ना कहीं आपके लंग की कैपेसिटीज को, वाइटल कैपेसिटीज को, टाइडल वॉल्यूम्स को भी इंक्रीज कर सकती हैं। साथ में आपकी जो मसल्स हैं उनको इतना अच्छा ट्रेन कर सकती हैं कि वो ट्रेमर्स का इफेक्ट आपकी ब्रीदिंग तक आ ही ना पाए, आपकी मसल्स तक वो इम्पैक्ट पहुंच ही ना पाए। या फिर एक व्यक्ति को एक्सरसाइज कराने के लिए म्यूजिक का सहारा लिया जा सकता है। म्यूजिक एक थेरेपी की तरह भी होती है। पेशेंट को आप सूदिंग म्यूजिक अगर सुनाते हैं, शांत एनवायरनमेंट में पेशेंट रिलैक्स होकर लेट गया है, डिम लाइट के साथ में पेशेंट लेटा हुआ है, तब आप एक सूदिंग म्यूजिक प्ले कर दीजिए जिससे उसके मन में शांति आएगी। मस्तिष्क में शांति आने से उसकी बॉडी काम डाउन होगी, एंग्जाइटी कम होगी। जब एंग्जाइटी कम होगी तो जाहिर सी बात है पेशेंट का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को हर व्यक्ति को शेयर जरूर करें। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ट्रेमर सबको नहीं होते, बट ऐसा व्यक्ति जैसे एंग्जाइटी ज़्यादा है उसे ट्रेमर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले जो वीडियोस हैं, जो कंटेंट आप तक हम चाहते हैं पहुंचाना, वो समय से पहुंचता रहे और आप स्वस्थ रहें। आप हर रोज़ कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि आप जब कुछ नया सीखते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। इसी के साथ साथ नर्व वीकनेस के सिम्टम्स जानने के लिए राइट वाला वीडियो देखिए, और बैक पेन के लिए क्या इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए वो जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देखिए।